विनय पांडे जी, षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है वो अलग मुद्दा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस जो प्रमोशन में आरक्षण गए, मैं इसके खिलाफ हूं और इस पे मैंने अपने बातें रखी भी थी अपने पार्टी के अंदर और आवश्यकता पड़ने पे अभी अन्य भी ऊपर नेताओं से हमारी बात होनी है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन जो बार बार एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार बार आप एक बात लेते हो कि सीबीआई का डंडा, सीबीआई का डंडा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई एक स्वायत्त शासी संस्था है, कागजों और पर उस पर विश्वास ना होता तो जांच का आदेश उसको क्यों देती? कागजों पर स्वायत्त शासी संस्था है वो, जांच का आदेश देती है, सीबीआई देती है जी। कागजों पर सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है जी, ये मैंने भी पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय को ही कागजों पर, ये आप बात को तोड़ करके कह रहे हैं, हमने कागजों की बात ही नहीं की है। हमने कहा है सीबीआई स्वायत्त शासी संस्था है, और सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विश्वास नहीं होता तो उसको जांच करने का आदेश न देती। तो मुलायम सिंह जी को, मायावती को, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के एम करुणानिधि को, टीएमसी की ममता बनर्जी को, वाम दलों को, बीजेपी को, इन दलों को सीबीआई के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर एनके सिंह की पुस्तक पढ़िए आप, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उस वक्त चंद्रास्वामी किस तरह से चीजों को यहां से वहां आदेशित किया करते थे। सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर एनके सिंह की किताब को पढ़ना चाहिए आपको, 1000 पन्नों की किताब थी वो। पांडे जी, विनय जी, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेशित नहीं करे तो उसके पास क्या कोई दूसरा विकल्प है? एक ही तो जांच एजेंसी है देश में, फिर क्या गुरसाईगंज थाने की पुलिस से जांच कराएंगे? क्या करेंगे? एक ही जांच एजेंसी दी आपने, विकल्प तो दिए नहीं सुप्रीम कोर्ट को। और सीबीआई आज भी दिल्ली पुलिस के नियम कायदे कानूनों के हिसाब से चलती है, और आज भी सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। सीबीआई स्वायत्त नहीं, वहां के डायरेक्टर से लेके और चपरासी तक का ट्रांसफर, प्रमोशन में किसी एजेंसी को इंक्रीमेंट सब सरकार के हाथ में है। तो भाई फिर सीबीआई को प्रस्तावित लोकपाल के भीतर क्यों नहीं दिया जा रहा? सीबीआई को संवैधानिक पीठ क्यों नहीं बनाते आप लोग? नहीं तो उसको किसी को तानाशाही ताकत हम नहीं दे सकते, उसको अधिनायक बाध्यता नहीं बनाया। यही मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी सरकार या आपके पूर्ववर्ती एनडीए की सरकार अगर सीबीआई का इस्तेमाल अपने फायदे और नुकसान के लिए करे तो आप तानाशाह नहीं, लेकिन ज्ञान देने के लिए अगर बात हो तो दूसरा सामने वाला तानाशाह। दिक्कत इसी जगह पर आती है। देखिए, हम इस बात को कतई इनकार नहीं करते। हमने कहा अगर ऐसी बात ना होती तो उस दिन अभी राज्यसभा में, उच्च सदन में मायावती जी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है एनडीए की सरकार। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं आपसे, बाबरी विध्वंस से संबंधित यही बात तो मैं अभी कह रहा हूं आपसे। एनके सिंह जी की किताब पढ़िए आप, कांग्रेस शासित सरकारों के बारे में भी उन्होंने नाम ले लेकर घटनाओं का जिक्र किया है। मेरा कहना यह है, अरे मेरी बात सुनोगे आप जी? सुनाइए। मेरा कहना यह है कि उसके बावजूद भी सीबीआई एक स्वायत्त शासी संस्था है और उस पर सबको भरोसा है। यही तो मैंने कहा, कागजों में सीबीआई स्वायत्त शासी संस्था है, ये तो मैं भी मानता हूं। पुलिस को या किसी अन्य जांच एजेंसी को ऑर्डर करती। अब ये आप कहते हो सकता है आप ही ने बनाया हो, आप ही ने कागजों पे आदेश कर दिया हो, ये आपके वर्जन हो सकते हैं। अरे भाई, आप जो बात कह रहे हो वही तो मैं कह रहा हूं कि लिखित में सीबीआई, कागजों पे ऐसा लिखा मैंने पढ़ा कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन वो स्वायत्त तरीके से काम करती होती तो उसका नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से आरोपित होके कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों होता? कंफ्यूज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों होता? करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों होता? शुक्ला जी, कमेंट करना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही परिभाषाएं बदलते रहिए। मैं तो आपका शब्दों का स्वागत करता हूं कि वास्तव में सीबीआई के तीनों नाम आज जनता के बीच प्रचलित हो चुके हैं और सीबीआई उसी से जानी जा रही है।
आज जो है सीबीआई एक जांच एजेंसी जरूर है, लेकिन स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में नहीं रह गई है, बल्कि उसका पूर्णतः प्रयोग किया जा रहा है। और इसी नाते मुलायम सिंह जी ने जो शब्द कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हित की बात कही है, और आज कांग्रेस और हमारा बसपा का और कांग्रेस का इस सबके एक समझौते के आधार पर हो रहा है, और सीबीआई ही बीच में एक बंधे की तरह से वो पड़ी हुई है कि कभी इधर और कभी उधर कांग्रेस जो है एक बार सपा को और दूसरी तरफ बसपा को अपने तरफ कर करके जो अपना यह करप्ट शासन चलाती चली जा रही है, देश को पूरी तौर पर आर्थिक रूप से जर्जर कर देने वाला शासन चला जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूं पांडे जी आपको भी और दर्शकों को भी एक जानकारी और देना चाहूं। सीबीआई के दो हिस्से होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव विंग होती है, एक प्रोसिक्यूशन विंग होती है। प्रोसिक्यूशन विंग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फला केस में फला एडवोकेट अदालत में पेश होगा, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करता है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये मत कहिएगा आप कि वो भी स्वायत्त है, वो प्रधानमंत्री जी के अधीन होता है, और सीबीआई की सीधी जवाबदेही वो प्रधानमंत्री जी के पास है। आपने जो ज्ञानवर्धन किया मेरा, मैं तो तराई से आता हूँ, एक गांव से, आपने ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। जानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी इस तरीके की एजेंसी को अधिनायकवादिता का वो नहीं दिया जा सकता। उसको कहीं ना कहीं चुने हुए जो प्रतिनिधि है, मंडल है, और कोई ना कोई सदन है, सर्वोच्च सदन है, उसके प्रति उत्तरदायी रखा जाता है। तभी सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर, तभी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर, सिन्हा साहब की नियुक्ति को लेकर नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा चिट्ठी लिखते हैं, और प्रधानमंत्री जी उन चिट्ठियों पर ध्यान नहीं देते। जबकि सीबीआई की नियुक्ति का, अध्यक्ष सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जीओस में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष को साथ में लेकर उनकी राय के आधार पर वो फैसला करेंगे। वो नियुक्ति समिति करती है, और समिति बहुमत के आधार पर करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। यही मैं बता रहा हूं आपको, यही बता रहा हूं कि भाई दूध के इतने घुले होने का जो ढोंग है वो स्क्रीन पर मत किया कीजिए कोई भी। विनय जी, पहले तो हमको ये समझना चाहिए सब लोगों को कि ऑटोनोमस होने का मतलब क्या है ना। ऑटोनोमस होने का मतलब क्या, पहले तो ये समझे। सीबीआई में डायरेक्टर से लेके और चपरासी तक की नियुक्ति, प्रमोशन, दंडात्मक कार्रवाई, छुट्टी सैंक्शन करना, भत्ते मंजूर करना, सब सरकार करती है। कहां से ऑटोनोमस हो गई? अजब बहस है भाई, अजीब बहस है। कहां से ऑटोनोमस हो गई? सरकार कौन? चुनी हुई सरकार करती है, लोकप्रिय सरकार करती है। नहीं, हम आपको समझाते हैं विनय जी। आपने अपनी बात बहुत देर से, आप अपनी बात काफी देर से कहे, मैंने खामोशी से सुना। दूसरे को भी अवसर दीजिए सुनने, और सुनने का भी वो रखिए। चुनाव आयोग का जिस ढंग से प्रबंधन होता है, वैसा प्रबंधन सीबीआई का नहीं है। सीबीआई को ऑटोनोमस कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो सीबीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं को नहीं जानता। सीबीआई वैसी ही सरकारी एजेंसी है जैसा चकबंदी का दफ्तर, जैसा मलेरिया उन्मूलन का विभाग, जैसा पशुपालन विभाग, जैसा बंजर भूमि विकास मंत्रालय, वैसे सीबीआई है। कहां अलग है? मुझे समझाए कोई। आपको पता है सीबीआई किस एक्ट से चलती है? आपको पता है विनय जी? आपको पता है सीबीआई किस एक्ट से चलती है? उस एक्ट का नाम पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो समझिए, तो समझिए, का आदमी यार, तो समझिए, वो दिल्ली जनता ने भेजा। नहीं, अच्छी बात है, जनता ने भेजा, बड़ी अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन समझिए, फिर समझिए, आप सदन के सदस्य हैं तो समझिए फिर इन जटिलताओं को। आप जानिए, दिल्ली पुलिस स्थापना कानून के तहत सीबीआई संचालित होती है। उसके लिए पार्लियामेंट ने अलग से एक्ट भी नहीं पास किया। मैं भी समझता हूं, क्षमा कीजिएगा, जटिलताओं को मैं भी समझता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप बात रखते हैं उसमें भिन्नता है, इसका मैं विरोध करता हूं। मैंने आपसे पूछा कि दिल्ली सीबीआई किस एक्ट से संचालित होती है, यह जानकारी अपने को है?
आपने कहा नहीं, तो हमने कहा जब यही जानकारी है हमको नहीं कि किस एक्ट से ये संस्था चल रही है, तो हम ये कैसे घोषणा करने के स्वायत्त है? पहले तो हम ये जाने कि वो एक्ट क्या है। चलिए कोई नहीं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातों पे कई बार सुनी लोग भरोसा सुनाई करते बातों पर बहस हैं। चलिए माथुर साहब के पास चलूंगा, मैं फिर से आरक्षण के मुद्दे पर आता हूं। माथुर साहब, आप और टंटा साहब, आप दोनों आरक्षण के समर्थक हैं। मुझे जरा इसकी मेरिट्स बता दीजिए। नौकरी देने तक तो समर्थन आरक्षण ठीक था, चलो भाई ठीक है, आपको नौकरी मिल गई। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो खुद ब खुद आप योग्य हैं, तो आप खुद ब खुद प्रमोशन पा जाएंगे। अब इसमें भी आरक्षण चाहिए आपको। कल कार नहीं होगी तो बोलेंगे साहब मुझे एक लंबी कार चाहिए, इसके लिए मुझे आरक्षण दे दो। साहब मेरा घर छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे इसके लिए भी आरक्षण दे दो। माथुर जी, जी आरक्षण क्यों जरूरी है भाई, मुझे समझ नहीं आता। सर, ये आरक्षण सर इसलिए जरूरी है कि ये SC/ST के लोग अभी पिछड़ापन मौजूद है इनमें। तो नौकरी लीजिए ना। अरे भाई नौकरी लीजिए, आरक्षण क्यों चाहते हैं? नौकरी मिल रही है आपको, अब आप प्रमोशन भी आरक्षण के दम पे चाहेंगे। तो जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है कहना चाहूंगा वो आपको देखता रहे। कहना चाहूंगा जी बोलिए। सर ये है सर कि मतलब यदि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारे जो बहुत सारे पद हैं भारत सरकार के, देखिए भारत सरकार के अंतर्गत जो सचिव स्तर के 149 पद हैं, हाँ। उनमें एक भी SC/ST का नहीं है। 108 पद अतिरिक्त सचिव के हैं, उनमें SC/ST के 2 हैं। 477 कनिष्ठ सचिव गजब के बात पद आप हैं, कह रहे हैं भाई। उसमें भी माथुर जी, 31 हैं। माथुर जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। टंटा साहब अपनी बात कहेंगे प्लीज। जी दरअसल सर वो प्रमोशन में जो आरक्षण है वो हमको इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक हिस्सेदारी, अभी हमारे जो कोटा है, जो विभिन्न अगर हम उच्च पदों का हमको प्रमोशन नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि जो बाकी हमारा जो प्रमोशन से जो कोटा भरा जा रहा है वो हमारे पद ऊपर के खाली हैं। अगर अरे तो उनको आप, भर दे अरे सरकार- भाई टंटा साहब, मैं एक बात समझता हूं, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। हमारे देश के संविधान में समानता का अधिकार मूल अधिकार है। आप उस समानता के अधिकार को असमानता में तब्दील क्यों करना चाहते हैं? आप नौकरी मिल रही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी थी, आपको नौकरी मिल रही है, आप नौकरी में अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए। अब आपको प्रमोशन भी चाहिए, फिर आप बोलोगे कल भैया तनख्वाह मेरी 50,000 है, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे उसके लिए भी आरक्षण चाहिए। मेरा घर छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे उसके लिए भी आरक्षण चाहिए। तो समाज तो टुकड़ों में बढ़ जाएगा ना। मेरी बात सुनिए, ये हिस्सेदारी का सवाल है। हिस्सेदारी हमको सदियों से नहीं मिली है, तो आज हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारा हिस्सा है, आरक्षण के नाम दे दिया गया है, हिस्सेदारी है। अरे जब चार भाई भाई होते हैं, हिस्सेदारी, चार भाइयों हिस्सेदारी भी तो योग्यता पे आधारित होनी चाहिए ना। तो हम हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। टमटा साहब आपकी मांग जायज है, भगवान करे जितना आप मांगे उससे ज्यादा मिले आपको, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन उसके योग्य भी तो होइए। अगर दूध को आप कुपात्र में डालेंगे तो दूध फट जाएगा। मैं कह रहा हूं सुपात्र बनिए, इसमें क्या गलत बात है? है सुपात्र की बात कर रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा कोई भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, कोई भी बड़ा डॉक्टर ऐसा है जिसने गलत ऑपरेशन कर दिया है, वो कोई SC/ST का नहीं होगा। ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। टमटा जी स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए जी। एक ही डंडे से सबको हाकेंगे तो बात नहीं बनेगी। नहीं तो सर ये मतलब ये हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए सर ना, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र दुबे जी, हमारा हिस्सा दे आप दीजिए। हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहते भाई? शैलेंद्र जी, उस फैसले में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन उन्हें 3 बाध्यकारी कारण बतानी पड़ेंगे। पहला यह है कि जिसको पदोन्नति देने जा रहे हैं क्या वह अभी भी सचमुच पिछड़ा हुआ है, यानी 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, और क्या अब भी सचमुच पिछड़े हुए हैं। दूसरा बाध्यकारी कारण उसने कहा है कि संख्यात्मक आंकड़े देके यह बताइए कि क्या उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। और तीसरी बात यह कहा कि ऐसा करने से, अर्थात बहुत जूनियर व्यक्ति को प्रमोट करने से प्रशासन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो लोग यह तर्क दे रहे हैं हमारा समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो संविधान संशोधन की जरूरत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार आंकड़े देके प्रमाणित कर दे कि उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है और पदोन्नति अपनी ले ले। लेकिन जो संविधान संशोधन बिल है उसमें लिखा है SC/ST implies under Article 341 and 342 shall be deemed to be backward। यानी भारत के संविधान में एक ऐसी बात लिखी जा रही है कि जन्मजात चाहे फिर वह अरबपति हो जाए, चाहे उसकी कोई सैलरी हो, वो केवल बैकवर्ड ही माना जाएगा।
और दूसरी बात, आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन का जो इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, उसको उन्होंने लिख दिया है आर्टिकल 335 शैल नॉट प्रिवेंट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो प्रशासनिक क्षमता की बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। संख्यात्मक आंकड़े